नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। अगली कक्षा में चलते हैं और आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 16 है और इस वीडियो नंबर 16 में हम देखेंगे साला आधारित मूल्यांकन एवं सतत मूल्यांकन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़ देखेंगे। इकाई 1 का आखिरी पॉइंट साला आधारित मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। साला आधारित मूल्यांकन कहने का मतलब ये है कि शाला के अंदर जो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन होंगे उसको शाला आधारित मूल्यांकन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यूनिट टेस्ट होता है, एक किस प्रकार का मूल्यांकन होगा, शाला आधारित। मंथली जो टेस्ट होगा एक किस प्रकार का मूल्यांकन होगा, शाला आधारित। हाफ ईयरली जो टेस्ट होगा, हाफ ईयरली एग्जाम जिसको बोला जाता है, उसको किस प्रकार का एग्जाम वो किस प्रकार का मूल्यांकन कहेंगे। ये सब किससे आधारित मूल्यांकन है, शाला आधारित। शाला आधारित मूल्यांकन को ही शाला आधारित मूल्यांकन लगभग 2009 तक चलता है और 2009 में कुछ कमियां देखी जाती है शाला आधारित मूल्यांकन में, उसके जगह पर सतत मूल्यांकन की बात आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शाला आधारित मूल्यांकन क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, प्रश्न लेकिन पूछ सकता है। शाला यानी विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय के आधार पर विद्यालय स्तर पर की जाने वाली मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाती है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। जैसे इकाई साप्ताहिक मूल्यांकन, यूनिट टेस्ट या फिर वीकली टेस्ट जो होता है वो सब किस में आएंगे, शाला आधारित मूल्यांकन में आएंगे। और ये बच्चा लिखा जा रहा है इस प्रकार का मूल्यांकन इससे करवाया जा रहा है और लिखे जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर ढंग से जानते हैं। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के शाला आधारित मूल्यांकन की अगर बात करें तो शाला आधारित मूल्यांकन एक चीज पर विश्वास करता है, कहता है कि बाहर से जो परीक्षक आएंगे या फिर बच्चे ने कोई चीज लिखा, जैसे शाला आधारित मूल्यांकन के अलावा अगर बाह्य मूल्यांकन में जाएंगे तो बाह्य मूल्यांकन में क्या होगा, विभिन्न दूसरे स्कूल के टीचर उसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे स्कूल के टीचर जो कॉपी होगी, आंसर शीट होगी, उसको दूसरे स्कूल के टीचर जांचेंगे। जबकि बच्चा कितना सीखा या कितना नहीं सीखा वो सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से कौन जान सकता है, उसी का शिक्षक जान सकता है, उसी स्कूल का। क्यों? क्योंकि उस स्कूल के शिक्षक के हमेशा संपर्क में वो लड़का रहता है। इस वजह से उस स्कूल का शिक्षक जो होगा वो बच्चे को अधिक बेहतर ढंग से जानेगा और ये जानने की कोशिश कर सकता है, ज्यादा जानने की क्षमता रखेगा कि बच्चा कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है। इसके विपरीत यदि कोई दूसरे स्कूल का शिक्षक आता है और प्रश्न पूछता है तो मुश्किल हो जाएगा बच्चे को बताने के लिए, या फिर बच्चा कितना सीखेगा इसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण से बात करने की कोशिश करूं, मान लेते हैं कक्षा दूसरी का कोई बच्चा है, सेकेंड क्लास में है, यानी दूसरी में कोई बच्चा है जिसको आपने प्रश्न पूछा कि 2 और 2 कितना होता है, तो बच्चा टपाक से बता दिया कि 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। वही कोई एक्सटर्नल कोई बाहर का पूछने वाला आया और बोलता है कि 2 धन 2 कितना होता है। अब बच्चे के लिए बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 2 और 2 धन 2, क्योंकि उसके लिए धन एक नया शब्द होगा और उसने हमेशा से स्कूल में क्या सीखा है, 2 और 2। तो एक्चुअल में 2 और 2 4 होता है, बच्चे को मालूम है, लेकिन 2 और 2 धन 2 कितना होगा ये बच्चा पता नहीं पाएगा। अब ये जो और शब्द, ये शब्दावली जो है 2 और 2 जोड़ के बताना है, ये शिक्षक जब बोलेगा, शिक्षक जब अपने छात्र को बोलेगा, वो शिक्षक जो उस स्कूल में पढ़ा रहा है तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये जोड़ने वाली बात करेगी, ठीक है। जबकि धन को नहीं समझ पाएगा, ऐसा होता है। एक तो मैं एक सामान्य सा उदाहरण लेकर के बताया। इसीलिए शाला आधारित मूल्यांकन में माना गया है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों का अच्छे तरीके से मूल्यांकन जो कर सकता है वो शिक्षक कर सकता है, वो शिक्षक जो हमेशा उससे जुड़ा रहता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन में रचनात्मक यानी बच्चे को केंद्रित, सक्रिय, निर्देशित परिवेश प्रतिक्रिया करके लिखने,
सीखने में सुधार करते हैं। यानी शाला आधारित मूल्यांकन जो है उसमें बच्चा केंद्र में होता है और बाकी चीजें उसी बच्चे के चारों तरफ घूमती रहती हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी जैसे सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक विकास मूल्यांकन होता है। इसलिए यह सच्चे अर्थों में विद्यार्थी के सर्वोत्तमुखी विकास का सूत्रपात करता है। आगे बात करें, यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन के सभी प्रकार के शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यह अपनी शिक्षा के पहले निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को एक अलग व्यक्तित्व रूप में अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में केवल उसकी स्थिति के रूप में ही नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे की अपनी वैयक्तिक योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार का निर्माण करता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता क्यों है, यानी क्यों विद्यालय आधारित मूल्यांकन को और अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। तो पहला देखें, पारंपरिक मूल्यांकन में केवल सीमित तकनीकों का प्रयोग किया जाता था जिससे विद्यार्थियों की परख अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन नवीनतम मूल्यांकन पद्धतियों की आवश्यकता है। वास्तव में बाह्य परीक्षाओं मतलब बच्चा स्कूल का जो स्टूडेंट है वो लिख रहा है लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति उसको जांच रहा है, दूसरे स्कूल का कोई व्यक्ति जांच रहा है। बाह्य परीक्षाओं में उस स्कूल के संकाय के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की गई परीक्षा जैसे परीक्षण ब्यूरो द्वारा स्कूलों में मूल्यांकन की स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और इस अध्यापन की समूची प्रक्रिया सार्वजनिक परीक्षा जो कि बोर्ड की परीक्षा है उसके अनुकूल बननी शुरू हो गई थी। पारंपरिक बाह्य परीक्षा, ये भी शाला आधारित मूल्यांकन से पहले की बात कर रहे हैं। शाला आधारित मूल्यांकन आखिर आया क्यों? शाला आधारित मूल्यांकन में हमने देखा कि बच्चे को केंद्र में रख करके मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, बोर्ड एग्जाम होते थे। अब बोर्ड एग्जाम में ही एक्चुअल बच्चे का मूल्यांकन होता था, लेकिन उसको बदल के शाला आधारित मूल्यांकन क्यों किया गया? इसीलिए किया गया कि जो बाहरी व्यक्ति देखेगा उसका देखने का अलग नजरिया होगा और स्कूल का शिक्षक देखेगा उसका देखने का अलग नजरिया होगा। पारंपरिक बाह्य परीक्षा विद्यालय परीक्षा की अंतिम व्यवस्था में वर्ष के अंत में एक प्रयास परीक्षा होती थी। यह मुख्यतः विद्यार्थियों के ज्ञान के केवल शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन ही करती थी। यह बच्चों के सभी योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं करती थी। लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता था और उन्हें निर्धारित डिवीजनों में आगे वर्गीकृत कर दिया जाता था। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण प्रणाली निराशा उत्पन्न करती है और अमानवीय है, क्योंकि अनुत्तीर्ण जो उम्मीदवार होगा या अनुत्तीर्ण जो शिक्षक स्टूडेंट होगा उसको लगेगा कि वो बिल्कुल भी नहीं जानता, अन्य लोग उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके से सिर फोड़ने की प्रक्रिया हो जाएगी। उसके लिए सिर फोड़ेगा, अपना माथा फोड़ेगा, अरे मैं कुछ नहीं जानता। पारंपरिक बाह्य परीक्षा में होने वाली इन कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली में एक नवीन मूल्यांकन पद्धति को शामिल किया गया जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो पहले जो था पहले क्या था, शाला आधारित मूल्यांकन से पहले क्या था, केवल बोर्ड एग्जाम होता था, यानी एक बार एग्जाम होगा उसको कोई बाहरी व्यक्ति जांच करेगा, बाहरी स्कूल का टीचर जांच करेगा। एक्चुअल में उसमें बहुत सारी चीजें बदली गई और बदल के हर स्टेप पर मूल्यांकन किया जाने लगा। मतलब कि जैसे यूनिट टेस्ट हुआ, जैसे वीकली टेस्ट हुआ, जैसे मंथली टेस्ट हुआ, ये सब चीज का नया कंसेप्ट आया। लेकिन वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब चीजें भी कुल मिला के वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह क्या है कि वीकली टेस्ट जो होगा उस वीकली टेस्ट का मार्क्स भी फाइनल एग्जाम में जुड़ेगा। मंथली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट का मार्क्स फाइनल एग्जाम में जुड़ेगा। इस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन ये सब चीजें भी केवल और केवल मार्क्स को डिनोट करती है, मार्क्स यानी नंबर को ही बताती है, यानी शैक्षिक रूप से बच्चा कितना बेहतर कर पा रहा है उसी चीज को बताती है। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए कि मार्क्स के अलावा, नंबर के अलावा बच्चा और भी चीजें तो सीखता है स्कूल में, अब उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए इसकी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। और उसी व्यवस्था को लागू करने के लिए, यानी शैक्षिक मूल्यांकन के अलावा, शैक्षिक योग्यता के मूल्यांकन के अलावा अन्य चीजों को मूल्यांकित करने के लिए हमने लाया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन के संदर्भ में सही कथन बताना है। कौन सा कथन सही है? पहला,
यह विद्यालय स्तर पर की जाने वाली मूल्यांकन है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मूल्यांकन विद्यालय के अध्यापकों द्वारा ही किया जाता है, बिल्कुल सही। यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने के संवर्धन करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केंद्र में कौन होता है, बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे एक आध प्रश्न होगा तो और देखते हैं, नहीं। अब देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये क्या होता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत मतलब निरंतर चलने वाला, व्यापक मतलब अधिक फैलाव वाला मूल्यांकन, यानी अधिक चीजों, अधिक आयामों को शामिल करे ऐसा मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए 2009 में आरंभ किया गया था। CCE मतलब ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसका सी लिया, इसका सी लिया और इसका ई लिया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में CCE लिखा गया है। ठीक है, तो बाद में अब शॉर्ट में जब बात होगी CCE तो आप ये समझेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूं। CCE विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक पद्धति है जिसमें विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो पक्षों पर जोर दिया जाता है। पहला, मूल्यांकन में निरंतरता और दूसरा, अधिगम संबंधी व्यवहारगत पक्षों का मूल्यांकन। मूल्यांकन में निरंतरता का मतलब यह है कि हमेशा मूल्यांकन होते रहना चाहिए, यानी कंटिन्यू मूल्यांकन होना चाहिए, कंटिन्यूअस। दूसरा, अधिगम संबंधी व्यवहार पक्षों का मूल्यांकन, इसी को कॉम्प्रिहेंसिव शब्द उपयोग किया गया है, यानी अधिगम संबंधी व्यवहारगत पक्षों का मूल्यांकन कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, यानी शिक्षा में नंबर अच्छा ला रहा है, लेकिन अन्य जो आयाम है या फिर अन्य अधिगम के जो अधिगम की वजह से उसका जो व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए, जैसे हमने उसको शिक्षा दिया कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नाखून काट के आना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, ये सब चीजें तो आप उसके, ये सब चीजें आप किताबों में पढ़ाया उसको। अब किताब में पढ़ाने की वजह से आप जब बोलेंगे कि तुम लिखो तो वही रट्टू तोता की तरह लिख देगा, लेकिन उन सब चीजों को पढ़ाने के बाद उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया, व्यवहारगत पक्षों में कोई परिवर्तन आया है नहीं आया, उसका मूल्यांकन, यानी दोनों पक्षों का मूल्यांकन इसमें किया जाएगा। पहला मूल्यांकन पहले तो चल ही रहा था शैक्षिक मूल्यांकन, उस शैक्षिक मूल्यांकन तो रहेगा ही, उसके अलावा इसमें शिक्षा की वजह से उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये दोनों मूल्यांकन उसमें होंगे। तो इसमें दो बातें हैं, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत दो बातें हैं। पहला तो कि उसका मूल्यांकन निरंतर होते रहना चाहिए, जैसा पहले चल रहा था वो सभी चीजें इसमें शामिल रहेगी। दूसरा, अधिगम संबंधी, यानी वो सीखने के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन है, उन सब चीजों को इसमें देखा जाएगा। पहला देखते हैं मूल्यांकन में निरंतरता का अर्थ। मूल्यांकन में निरंतरता का अर्थ वही है जो मैंने बताया कि मूल्यांकन में नियमितता हो। निरंतर मूल्यांकन में कुछ समय पर अधिगम का मूल्यांकन होता है और इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। इससे छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह नियमित और लगातार होता है। यह पाठ्यक्रम यानी मॉड्यूल पर केंद्रित होता है। जैसे एक यूनिट खत्म हुआ, उसका मूल्यांकन करना है, इसमें नियमित फीडबैक के रूप में माना जाता है। अब देखिए अधिगम संबंधी व्यवहारगत पक्षों का मूल्यांकन, तो इसमें क्या है, इसमें सीखने के दौरान बच्चों के व्यवहार का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। यानी जैसे आप उसको पहले दिन सिखाए कि साफ सफाई करना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, अब आप उसके व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे कि क्या वो सच में जो चीजें पढ़ा है, रोज नाखून काट रहा है, नहीं काट रहा, रोज स्नान कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसमें टिक मारेंगे, इसमें टिक का मारेंगे, तो यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। स्नान नहीं कर रहा है तो पूरा व्यवहार में परिवर्तित नहीं हुआ। तो इसी चीज को लिखा गया है कि इसमें सीखने के दौरान बच्चों के व्यवहार में निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा नंबर है, इसका उद्देश्य सीखने वाले को सही दिशा प्रदान करना है और साथ ही उसका सर्वांगीण विकास करना है। तीसरा नंबर पॉइंट है, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य एक छात्र को शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक और सामाजिक जैसे कई पहलुओं को विकसित करने की बात की जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, यानी हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना क्यों चाहते हैं,
या पहले हमारे पास साला आधारित मूल्यांकन की व्यवस्था थी, तो उसके जगह में हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का व्यवस्था क्यों किया? पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो सबसे पहली बात है कंटिन्यू चलने वाला मूल्यांकन है, व्यापक तौर पे होने वाला मूल्यांकन है। तो पहली बात तो पहला वाला जो साला आधारित मूल्यांकन था वो थोड़ा संकुचित मूल्यांकन था, यानी आप मार्क्स को, नंबर को कैलकुलेट कर लेते थे, उसी हिसाब से उसकी शैक्षिक उपलब्धि को बताते थे, लेकिन एक्चुअल में वो सीखा कितना है उन सब चीजों को आपको बताने का कोई माध्यम नहीं था। तो आप क्या किए, इसीलिए आपने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लाया। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आपने एक फिल्म देखा होगा थ्री इडियट। थ्री इडियट में जब मशीन की परिभाषा पूछी जाती है, कई लोग, बहुत सारे लोग देखें, तो मशीन की परिभाषा जो पूछी जाती है तो आमिर खान साहब बताते हैं कि मशीन वो चीज जो आपके काम को आसान कर दे, समय को बचाए, उसको मशीन कहा जाएगा। अब ये क्या है, ये आमिर खान साहब की समझ वाला परिभाषा था, यानी उसने चीजों को समझ करके परिभाषित किया और बताया। अब उसी में एक साइलेंसर होता है जो कि किताब में लिखी गई परिभाषा को एज इट इज बोल देता है, किताब में लिखी गई भाषा को एज इट इज बोल देता है। अब इस दौरान आप देखिए, इस दौरान ये है कि हम मूल्यांकन किसका कर रहे थे, किताब में लिखी गई बात को सही सही बोल ले रहा है उसी का मूल्यांकन कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये जो किताब वाला बात है, साइलेंसर जो बोल रहा है, ये कितना सीखा है इसका मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ इसका मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे। तो ये वाला, इस टाइप का अगर समझ वाला उत्तर आ रहा है तो क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है, तभी तो उसका दिमाग सोच पा रहा है। अंग्रेजी में जो भी परिभाषाएं हो, सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा, सोच पा रहा है, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए हमने अब इस मामले में आप देखेंगे, एक किताब वाला ज्ञान से, किताब वाले उत्तर को बताने से नंबर तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन उसने सीखा कितना इसकी कोई जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया इसकी कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से हमने साला आधारित मूल्यांकन को बदल करके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रवेश किया। पहला नंबर पॉइंट देखते हैं, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करता है। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है और याद करने की प्रक्रिया पर बल नहीं देता। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा मानना, यानी मूल्यांकन जो है पढ़ाने का ही एक भाग है, मूल्यांकन कोई अलग चीज नहीं है। नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद छात्रों की उपलब्धि और सामान्य अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों में सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्र सीखने की प्रक्रिया और सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित कार्यकलाप बनाना, यानी छात्रों पर फोकस होगा। एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि संभावित है लेकिन हो सकता है कि आ जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चे के सुख के लिए लगातार परीक्षण करना नहीं देता, बच्चे के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन पर फोर्स करता है। हृदय और हाथ की शिक्षा गलत है, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च अगली की नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करता है, साथ ही बच्चे ने कितना सीखा। नंबर क्या आ रहे हैं, मार्क्स कितना आ रहा है वो भी एक मुद्दा है, लेकिन एक्चुअल में कितना सीखा वो भी एक मुद्दा है, उसको भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शामिल करता है। अब देखते हैं सीसीई की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। पहला देखते हैं सीसीई निरंतर पक्ष। सीसीई के निरंतर पक्ष में मूल्यांकन के निरंतरता और आवधिकता पक्षों पर ध्यान रखा जाता है। निरंतरता का अर्थ मूल्यांकन के अनेक तकनीकों का अनौपचारिक रूप से उपयोग करते हुए छात्रों का मूल्यांकन अनुदेशों के आधार पर और अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन करता है, यानी अनुदेश के आधार पर जो उसको आदेश दिया गया, बताया गया, डायरेक्शन दिया गया उस पर काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद
उस डायरेक्शन के बाद जब काम पूरा हो जाएगा तब देखा जाएगा कि डायरेक्शन को कितना फॉलो किया। तो जब काम कर रहा है यानी जिस समय वो चीजें सीख रहा है उस समय भी डायरेक्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा, और उसके बाद भी बताया जाएगा कि तुमने इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया इसलिए तुम्हारा नंबर कम आ रहा है या फिर तुम इस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर से एक बार प्रयास करो। आवधिकता का अर्थ इकाई कार्यविधि के अंत में बार बार निष्पादन का मूल्यांकन करना है। मतलब एक यूनिट खत्म हुआ तो उससे बच्चा कितना सीखा इसका मूल्यांकन करना है। सीसीई के व्यापक घटक में बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करने का ध्यान रखा जाता है। इसमें छात्रों की वृद्धि के शैक्षिक और सह-शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन शामिल है। शैक्षिक पक्षों में पाठ्यक्रम के क्षेत्र या विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल है, जबकि सह शैक्षिक क्षेत्रों में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम, इतर कार्यकलाप, मनोवृत्ति और मान्यताएं शामिल है। शैक्षिक में देखें, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन निरंतर और आवधिक रूप से मूल्यांकन के अनेक तकनीकों का अनौपचारिक और औपचारिक उपयोग करते हुए किया जाता है। शैक्षिक मतलब जो नंबर आते हैं उसकी बात। नैदानिक मतलब निदान करने वाला। मूल्यांकन इकाई कार्यविधि परीक्षा के अंत में दिया जाता है। कुछ इकाइयों में खराब निष्पादन के कारणों का निदान करने के लिए दैनादिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अभिज्ञात मापदंडों के आधार पर अनेक तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाता है, जबकि जीवन कौशल में मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन संकेत और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। सीसीई के कार्य क्या है? यह अध्यापक को प्रभावी अध्यापन के लिए नीतियां बनाने में सहायता करता है। निरंतर मूल्यांकन से छात्र की प्रगति के बारे में पता चलता रहता है और क्या उसको और करना है उसकी जानकारी भी शिक्षक को होती है कि और किस तरीके से बच्चे को अच्छा बनाया जा सकता है। निरंतर मूल्यांकन से कमियों का निदान किया जाता है और अध्यापक छात्र की क्षमताओं और कमियों और जरूरतों को इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे अध्यापकों को तत्काल फीडबैक मिलता है और यह निर्णय ले सकते हैं कि एक विशेष इकाई या संकल्पना पूरी कक्षा को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है या कुछ छात्रों को ही उपचारात्मक अनुदेश की आवश्यकता है। यानी छांटा जा सकता है कि इसमें मूल्यांकन के थ्रू ये पता चल जाएगा कि कौन बच्चा मैंने पढ़ाया और बच्चा सीख नहीं पाया। जो बच्चे सीख नहीं पाए उनको फिर से पढ़ाया जाएगा और जो सीख चुके हैं उनको अगली चीजें पढ़ाई जाएगी। तो ये इसके कार्य हैं। निरंतर मूल्यांकन द्वारा बच्चे अपनी क्षमता और कमियों को जान सकते हैं, जिससे बच्चों को स्वयं अपने अध्ययन का वास्तविक मूल्यांकन करने में भी सहायता मिलती है। इससे बच्चों में पढ़ाई की अच्छी आदतें विकसित होती हैं, गलती को सुधारने, अपनी कार्यकलापों में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति, योग और निर्देशन करने की प्रेरणा मिलती है। यह अनुदेश के क्षेत्रों का निर्धारण करने छात्र की सहायता करता है, जिस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन मनोवृत्ति और रुचि के क्षेत्रों को अभिज्ञात करता है, यानी कौन से क्षेत्र में बच्चे की रुचि है उसको जान पाता है। निरंतर मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन से, निरंतर मतलब रोज हो रहा है तो पता चलेगा ना। बच्चा फुटबॉल के बारे में ज्यादा बात कर रहा है तो बस इसकी रुचि फुटबॉल तरफ, क्रिकेट के बारे में ज्यादा बात कर रहा है इसकी रुचि क्रिकेट की तरफ है। यह मनोवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों के बदलाव को अभिज्ञात करने में सहायता देता है। यह भविष्य में विषयों, पाठ्यक्रमों, कैरियर के विषय में निर्णय लेने में भी सहायता देता है। इससे शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों की प्रगति पर सूचना रिपोर्ट मिलती है और इस प्रकार छात्रों की भावी सफलताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। प्रश्न देखते हैं, भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के विषय में पूछा गया। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने पर विश्वास रखता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण पर विश्वास नहीं रखता। सतत व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल देता है। क्या पूछे, कौन सा कथन उचित नहीं है ना? ठीक। यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की जा सकती है, ये भी सही है। इसमें बच्चे को संदर्भ में ही मूल्यांकन करते हैं, बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन होता है। संदर्भ गलत लिख गया, यानी बच्चा केंद्र में होता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें सही हो गई। ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। केवल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर भरोसा नहीं करता है, यानी उत्तीर्ण करने पर ही ये फोकस नहीं करता है। ये फोकस क्या करता है कि बच्चा कितना अच्छे तरीके से सीख जाए, जल्दी सीख जाए।
क्लियर है? तो ऑप्शन बी हो गया। अब देखते हैं व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के मुख्य बिंदुओं को एक विभेदक यानी क्या बोलते हैं उसको, अंतर वाले चार्ट के द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। अब वो चार्ट देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है और क्या नहीं है। पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया कहने का मतलब यह है कि मूल्यांकन तो निरंतर चलता रहेगा। पहले भी हमने पढ़ा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यह विश्वास है, यानी इसकी एक धारणा यह है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत मूल्यांकन कोई अध्यापन से अलग कार्य नहीं है। पढ़ाना और साथ में मूल्यांकन करते जाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में क्वेश्चन करा रहा हूं, मूल्यांकन करते जा रहा हूं मैं, तो अलग से चलने वाली बात नहीं। इसमें एक और शब्द है विकासात्मक प्रक्रिया। विकासात्मक प्रक्रिया का मतलब यह है कि निरंतर जब मूल्यांकन होगा तो पहले मूल्यांकन में जो भी गलती होगी उस गलती को बच्चे को बताया जाएगा। क्योंकि मूल्यांकन रोज होगा या निरंतर चलेगा, तो एक बार की गलती को बच्चा कोशिश करेगा दूसरी बार में न दोहराए। दूसरी बार में कोई दूसरी गलती करता है तो उसको फिर बताया जाएगा, उसको तीसरी बार में न दोहराए, ऐसे चलता रहेगा। यानी एक गलती को सुधार करके वो अपना विकास करेगा, फिर दूसरी गलती को सुधारेगा, उसको विकास करेगा, तीसरी गलती को फिर विकास करता जाएगा। बच्चे में अवांछनीय परिवर्तन पाए जाने की स्थिति में उन्हें डरा धमकाकर अध्ययन के लिए प्रेरित करना सतत मूल्यांकन नहीं है, व्यापक मूल्यांकन नहीं है। दूसरा देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को मूल्यांकित करता है, केवल किताबी या फिर पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर बच्चे को मूल्यांकित नहीं करता। जैसा कि पहले शाला आधारित मूल्यांकन से पहले की बात करूं जिसमें केवल नंबर देखे जाते थे, वो चीज अब इसमें फोकस नहीं है व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में। तीसरा देखें, बच्चे की सीखने की स्थिति को देखते हुए कितना सीखा है को जानकर अपनी शिक्षण पद्धति में आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है। यानी बच्चा जिस तरीके से कम सीख रहा है उस तरीकों को कम किया जा सकता है, और जिस तरीके से ज्यादा सीख पाएगा उस तरीके को शिक्षक द्वारा अपनाया जा सकता है। बच्चे की सीखने की स्थिति को नजरअंदाज कर केवल एक ही शिक्षण पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने हेतु बाध्य किया जाना क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं है। दूसरा देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने को और बेहतर बनाना, कमजोरियों को पता लगाना और उसका निदान करना है। उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता है, ये सतत मूल्यांकन नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की समृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह-शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यानी शैक्षिक उद्देश्य मतलब जो उसका पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, उसके अलावा और भी तो पक्ष है, जैसे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, इनको भी परिपुष्ट करने की बात की जाती है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं। अगला पॉइंट देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सीखने की गति एवं दिशा के साथ बच्चे की आवश्यकता, अभिरुचि, कौशल, योग्यता को भी जाना जाता है या जाना जा सकता है। जबकि इसमें सीखने में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं को पहचान कर बच्चों को डरा धमका कर सीखने का प्रयास करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं। अगला देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की तुलना अपनी पिछली स्थिति से की जाती है। यानी पहले वो क्या था, अब क्या है। बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं की जाती। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे ने क्या सीखा और आगे सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए यह तय किया जाता है। बच्चे की केवल उपलब्धि के स्तर को नहीं जाना जाता। बच्चों की प्रगति को देखकर उनका श्रेणीकरण नहीं किया जाता कि तुम अच्छा जानते हो, तुम बुरा जानते हो। जो बुरा जानता है उसको मन में रखना है शिक्षक को, और उसको अच्छा जानने की कोशिश, बताने की कोशिश करना है। इस तरीके से मैं कहूं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अगर बात करूं तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सॉरी CCE लिख देता हूं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE क्या करता है, CCE बच्चों पर फोकस करता है। बच्चों पर फोकस करने का मतलब केवल एक ही बच्चे पर फोकस करेगा, हर बच्चे को पर्सनली फोकस करेगा। एक बच्चा दूसरे बच्चा से भिन्न होता है, यह भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जानता है। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी से ABCD सीख जाए, कोई बच्चा लेट से सीखे, तो ऐसा नहीं बोलेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार यह धारणा आप सेट नहीं कर सकते, यह धारणा आप नहीं बना सकते कि वो बच्चा भोंदू है या वो बच्चा सीखने में मंद बुद्धि है, ऐसा नहीं।
हर बच्चे के सीखने की प्रकृति अलग अलग होती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मानता है। तो एक बच्चा अगर जल्दी से सीख रहा है, कोई देर से सीख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो देर से सीख रहा है वो सीखने की गति उसकी कम है। उसकी गति सीखने की कम नहीं, वो दूसरे क्षेत्र में तेजी से सीख सकता है। क्लियर है? चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर बच्चे को मूल्यांकित करता है, नहीं, बच्चे ने क्या सीखा और कितना उसमें और सीख सकता है। केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बाकी जो आध्यात्मिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, सभी पक्ष इसमें शामिल होते हैं। तो यह कथन तो गलत हो गया, हमको बताना है कौन सा सही कथन। ठीक, चलिए अब दूसरा देखें। इसमें बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे से की जाती है, नहीं, बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं की जाएगी। अगर दूसरे बच्चे से की जा रही है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं है। इसमें अगर प्रगति की तुलना करना है तो दूसरे बच्चे से नहीं, उसका पिछला जो रिकॉर्ड रहा होगा उससे किया जा सकता है। यानी पहले वो कितना सीखा है था, अब कितना सीख पाया है। 4 दिन पहले वो जोड़ना नहीं सीख पा रहा था, 4 दिन बाद वो जोड़ना सीख पा रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें बच्चे को परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, नहीं, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकित नहीं किया जाता। इसमें सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। तो ये गलत हो गया। बच्चों की प्रगति को देखकर उसका श्रेणीकरण नहीं किया जाता, तो ये कथन सही हो जाएगा। बच्चों की प्रगति को देखकर उसका श्रेणीकरण नहीं किया जाता सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इससे बाहर से नहीं आएंगे, ये बात आप भरोसा करके पढ़िएगा। और कोई बहुत ज्यादा टफ सिलेबस भी नहीं है आप लोगों का। पढ़ रहे हैं तो नंबर आएंगे, पीडीएफ आदि को अच्छे से पढ़िएगा, नंबर बिल्कुल कहीं बाहर से नहीं आएगा, मतलब बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।